तो ठीक है, आज से हम लोग बायो का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, लाइफ प्रोसेसेस, है ना, वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 238। ठीक है, तो देखो जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस, ध्यान देना, ये बायो का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अच्छा, बायो का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलने का मतलब क्या? बोलने का मतलब ये कि जो बच्चा 11th क्लास में बायो लेना चाहता है, यानी जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, यानी जो बच्चा नीट NEET एग्जाम पास करना चाहता है, उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी ऐसे तो हमको पता नहीं है कि एग्जैक्ट में कौन डॉक्टर बनना चाहता है एक बच्चे को छोड़ करके, ठीक है। तो बाकी जो है, जो अभी डॉक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं हुए हैं कि हम डॉक्टर बने या ना बने, हो सकता है कोरोना को देख करके अपने उनके मन में जुनून आया होगा कि हम डॉक्टर बन ही जाते हैं, बेफालतू में जो प्रॉब्लम जो चल रहा है कोरोना का, उसका रोना ना हो। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहला पार्ट को लेते हैं, लाइफ, है ना। लाइफ का मतलब क्या होता है? देखना, जैसे ही तुम लोग क्लास 5 से क्लास 6 में आए तो बायो के चैप्टर में ना लाइफ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझे थे, है ना। लाइफ का मतलब जनरल भाषा में क्या होता है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लिविंग थिंग्स हो, है ना, लिविंग हो। तो यहां पे वही आ रहा है, लिविंग थिंग्स मतलब जिसमें लाइफ हो, है ना। लेकिन आखिर कैसे पता चले, कैसे पता चले कि हाँ उसमें लाइफ है, उसमें जीवन है, इसमें जीवन नहीं है, मेरे में जीवन है, आखिर कैसे पता चलेगा? तो ध्यान दे, हाँ बोलो। हाँ, वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पार्ट अगर किसी भी लिविंग थिंग्स का, यानी अगर लाइफ की बात की जाए, अगर लाइफ की बात की जाए तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है मूवमेंट। ठीक है, उसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है। मतलब कि ये अपने आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जा सकता, लेकिन मैं या तुम लोग अपने मर्जी से एक प्लेस से बी प्लेस तक जा सकते हो। तो कोई भी लिविंग थिंग्स जो अपने मर्जी से ए प्लेस से बी प्लेस तक जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? मूवमेंट है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? लिविंग बींग्स का। लिविंग बींग्स का ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिविंग है ना, तो वो क्या शो करेगा? मूवमेंट शो करेगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से, क्वेश्चन ये है कि अगर बोला जा रहा है कि लाइफ, लाइफ का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मूवमेंट, है ना, उसमें मूवमेंट होता है। इंसान यानी ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उसमें मूवमेंट शो होता है, वो अपने घर से ट्यूशन की ओर या और भी अलग अलग जगह जाते हैं, यानी मूवमेंट शो करते हैं। ये तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया। लेकिन मुझे ना प्लांट के बारे में पता नहीं चलता। ये जो प्लांट है ना, ये जो प्लांट, प्लांट को बोला जाता है लिविंग थिंग्स, बोला जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है मूवमेंट, वही शो नहीं होता। 1 2 3 4 5, सोचो कि, फिर से बताता हूं, तुम लोग को साफ शब्दों में क्वेश्चन बोलता हूं। क्वेश्चन ये है कि इंसानों में लाइफ है, कैसे पता चला? मूवमेंट है ना। तो उसी तरीके से बोला जाता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ट्री एंड प्लांट्स जो होते हैं, उनमें भी लाइफ होता है। लाइफ तो होता है, ठीक है, चलो मानते हैं लाइफ होता है। तो लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मूवमेंट। मैंने आज तक कभी भी किसी पेड़ को करबला रोड घूमते हुए नहीं देखा। तुम लोगों में से कोई देखा है? तब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो मूवमेंट ही नहीं कर रहा, तो आखिर पेड़ को हम लोग लिविंग थिंग्स के ग्रुप में क्यों डालते हैं? हाँ बोल। हाँ, वो ग्रो कर रहा है ना। लेकिन ध्यान देना, ग्रो करना, ग्रो तो हम लोग भी कर रहे हैं, ग्रो तो हम लोग भी कर रहे हैं। तो ग्रोथ वाला जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ग्रोथ वाला, वो तो अलग हो गया। ग्रोथ वाला प्रॉपर्टी अलग हो गया, वो तो हवा के कारण मिलता है। हाँ बोलो।
तो देखो स्टिमुली ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टिमुली भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको अगर चुटी काटते हैं तो उच्च आउच तरह तरह का वर्ड आप लोग निकालते हो। उसी तरीके से एक टच मी नॉट प्लांट है ना, जिसको हम लोग मिमोसा पुडिका कहते हैं, साइंटिफिक मिमोसा पुडिका, ठीक है, मिमोसा पुडिका। ये छुई मुई प्लांट या शर्मीली प्लांट का नाम है, जिसमें क्या होता है उसको छूते हैं ना तो उसके जितने भी लेफलेट्स होते हैं, जो लिफलेट्स होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, है ना, शर्मीली प्लांट भी बोलते हैं उसको। समझ में आया, टच मी नॉट, और साइंटिफिक वे में उसको मिमोसा पुडिका बोलते हैं। वो आगे हम लोग को पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो स्टिमुली समझ में आ गया। स्टिमुली का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब तुरंत आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट भी तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, प्लांट भी ग्रोथ कर रहा है ना, हम लोग भी ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बात अटका हुआ है किस चीज में, अभी बता हुआ है मूवमेंट में। ये मूवमेंट वाला केस पता नहीं चल रहा कैसे। ये है आंसर, ध्यान देना, प्लांट भी मूव करता है। तुम ध्यान देखना कि असलियत में कोई भी प्लांट का जो ब्रांचेस होता है, कोई भी प्लांट का जो ब्रांचेस होता है उसको होना चाहिए स्ट्रेट, उसको बकायदा होना चाहिए क्या, स्ट्रेट। लेकिन कोई भी प्लांट जो झुक रहा है या टेढ़ा हो जा रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वो हो रहा है सनलाइट के कारण। इसलिए इसका जो बोल सकते हैं कि जो ब्रांच है वो क्या होता है, टिल्ट करता है। ध्यान देना, बहुत सारे ऐसे भी पेड़ होते हैं जो बहुत ज्यादा झुक जाते हैं, बहुत ज्यादा ही झुक जाते हैं। सिर्फ क्यों झुकते हैं, जहां सनलाइट होगा मेरा ब्रांच वहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रांच में लगे होते हैं क्या, लीफ यानी पत्ता, और वो पत्ता को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए खाना पकाने के लिए, है ना, खाना बनाने के लिए। वो आगे हम लोग बात करेंगे। इसलिए ध्यान देना कि इसके जो ब्रांचेस होते हैं ना वो टेढ़े मोड़े होते हैं। वो टेढ़े मेढ़े क्यों होते हैं, सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस को वो ढूंढते हैं, सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस को ढूंढने के लिए वो लोग बेंड करते हैं, ए प्लेस से बी प्लेस तक वो मूव करते हैं, है ना। यानी ये मूवमेंट से होता है। हम लोग मूवमेंट क्या सोचते हैं कि सिर्फ ए प्लेस से बी प्लेस तक ही जाना मूवमेंट होता है, नहीं। आप बैठे बैठे भी होता है ना, पापा मम्मी आपसे क्या मांग रही, पानी मांग ली, तो बैठे बैठे आप आगे हाथ करके लाके दे सकते हो। कोई जरूरी है कि किचन से गए और पानी निकाल के लाए, वही बगल में भी तो हो सकता है, पापा बोलते पानी बढ़ा दो, तो वहां रखा हुआ है, तो थोड़ा सा अपने आपको थोड़ा सा टिल्ट करके वहां से ले, तो वो भी तो मूवमेंट ही जाएगा ना, वो भी तो मूवमेंट ही हुआ। तो यहाँ पर ये वो लोग वही मूवमेंट करते हैं, ये लोग सिर्फ पानी बढ़ाने वाला काम करते हैं एक तरह से। समझ में आया, ये करबला रोड मूव नहीं करते, ये अपने ही बॉडी में ए प्लेस से बी प्लेस तक दिखाते हैं। इसलिए इनको हम लोग लिविंग बींग्स के ग्रुप में रखते हैं। समझ में आया। अच्छा, ग्रोथ और मूवमेंट में बहुत अंतर है, ग्रोथ और मूवमेंट में बहुत अंतर है। मूवमेंट का मतलब हो गया आप ए प्लेस से बी प्लेस तक है, ये मूवमेंट है। ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, आप थोड़ा चौड़े हुए, आप थोड़े लंबे हुए, ये आपका ग्रोथ है। समझ में आ रहा है, ये आपका ग्रोथ है। तो ग्रोथ को कभी भी आप मूवमेंट के ग्रुप में नहीं ले सकते। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को, पक्का ना। हाँ, तो लाइफ का जो जनरल डेफिनेशन है कि हाँ हम लोग देखें कि किसी ऑर्गेनिज्म में क्या लाइफ है या नहीं है, तो लाइफ के लिए ये तीन चीज, और भी बहुत सारे चीज होते हैं, है ना, लेकिन बेसिक ये तीन चीज होने ही चाहिए, है ना। उनका मूवमेंट होना चाहिए, उनमें ग्रोथ होना चाहिए, उसमें स्टिमुली होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया लाइफ। अब ये प्रोसेसेस क्या है, प्रोसेसेस, ध्यान देना, यहाँ पर प्रोसेस नहीं लिखा है, फिर ईएस लगा हुआ है, इसका मतलब बहुत सारे प्रोसेस होंगे, एक प्रोसेस से काम नहीं चलेगा। अब ये इस पूरे चैप्टर का मतलब क्या हुआ, मतलब इस लाइफ को चलाने के लिए, इस लाइफ को चलाने के लिए बहुत तरह के प्रोसेस यानी बहुत तरह की प्रक्रिया हमारे बॉडी के अंदर होती है ना, हमारे बॉडी के अंदर होती है। मतलब किसके अंदर होती है, जिसके पास क्या है, लाइफ। याद रखना, जिसके पास लाइफ है उसी के अंदर अभी का हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे। यानी इसके पास तो लाइफ नहीं है तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस नहीं हो रहे। सना, मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा ठीक है, अमन तुमको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ प्रोसेसेस में जो लाइफ को चलाने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस की जरूरत होती है वो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। यानी हमारा जो जीवन है ना, हमारे इस जीवन को चलाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, वो सारे प्रोसेसेस को हम लोग को समझना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। तो
अब देखते हैं कि हम लोग के लाइफ को यानी हमारे जीवन को चलाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर कौन से प्रोसेस चलते हैं, कौन से प्रोसेस चलते हैं। तो ध्यान देना, उसके लिए चलते हैं आपका बुक, है ना। कौन सा है आपका बुक? आपका बुक है NCERTGM। अब ये वाला थोड़ा एडिशनल जुड़ गया और यहां पर एक आर और एडिशनल जुड़ गया। आप कौन सा बुक पढ़ते हो 10th क्लास में? एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो ना। बस आपको एनसीईआरटी याद रखना है कि हमारे बॉडी में जो लाइफ प्रोसेस चलता है उसमें बहुत सारे जो प्रोसेस है वो एनसीईआरटी के ही तो है, एनसीईआरटी है। समझ में आया? अब ये कैसे एनसीईआरटी, ध्यान देना। एन फॉर, बताओ। हाँ, न्यूट्रिशन। हाँ, दूसरा क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्या है? एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्या है? हाँ, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। टी से क्या है? वेरी गुड, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसपिरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेनली ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। नेक्स्ट क्या है? हाँ, ग्रोथ और ये हो गया मूवमेंट। ठीक है, एनसीईआरटी याद आ गया ना? एनसीईआरटी देख लो, सिर्फ एनसीईआरटी बुक जो पढ़ रहे हो यानी वही तो हम लोगों के लाइफ प्रोसेसेस हैं, यानी लाइफ को चलाने के कुछ प्रोसेसेस हैं जो हमारे बॉडी में डे टू डे तरीके से हो रहा है। समझ में आ गया? क्या क्या हो रहा है? न्यूट्रिशन, खा पी रहे हैं हम लोग। क्यों खा रहे हैं? बॉडी को चलाने के लिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, कब जाना है कब नहीं जाना है, कब टेस्ट देना है कब टेस्ट नहीं देना है ना, कब समझना है कब नहीं समझना है। नेक्स्ट एक्सक्रीशन, बॉडी में कोई भी नया चीज आया तो सिंपल सी बात है वेस्ट चीज बनेगा और उस वेस्ट चीज को निकालना बहुत जरूरी है। घर में समोसा आया तो समोसा के साथ प्लास्टिक भी आया, प्लास्टिक कौन खाता है? प्लास्टिक तो फेंका जाएगा ना, तो एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन, सिर्फ सांस लेना नहीं है, इसमें बहुत सारा चीज है, यानी पूरी एनर्जी को कन्वर्ट करवाना, एनर्जी बनाना, हमारे बॉडी में एनर्जी बनाना। ठीक है, रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस के ग्रुप में आता है क्योंकि एक नई प्रोजेनी को लेकर आना, फिर उनके लाइफ, आखिर नया प्रोजेनी कैसे आता है? रिप्रोडक्शन से ही तो आता है। और रिप्रोडक्शन के लिए भी हमारे बॉडी में बहुत तरह के ऐसे तत्व या बहुत तरह के ऐसे हार्मोन है जिसको हम लोग एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, है ना, इस तरह के हार्मोन हमारे बॉडी में लगातार बन रहे हैं जो कि एक न्यू प्रोजेनी को लाने में मदद करता है। समझ में आया? नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। अब यहां पर टाटा मैजिक का बात नहीं हो रहा है, यहां पर ट्रांसपोर्टेशन किसकी बात हो रही है? वो ब्लड वेसल्स, जो खाना बन गया है तो हमारे बॉडी में ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि खाना बन रहा है कहीं और, पच रहा है कहीं और, लेकिन पहुंचाना तो है कहीं और, पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन के साथ हमारे बॉडी में क्या हो रहा है? ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। अगर ये प्रोसेसेस में बेसिक, अगर ये दोनों प्रोसेस नहीं होगा तो फिर ये ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा बॉडी में, है ना। इसलिए बोला जाता है कि भरपूर खाना खाओ, पौष्टिक आहार खाओ। पौष्टिक मतलब न्यूट्रिशियस, है ना, न्यूट्रिशियस फूड खाओ। और उसके बाद मूवमेंट, ये तो हम लोग जानते ही है ना, कि बॉडी में जाएगा चारा तभी तो कूदेगा बेचारा, है ना, तभी तो एक प्लेस से बी प्लेस तक जाएगा वो, नहीं तो फिर कैसे जाएगा। तो ये हो गए लाइफ प्रोसेसेस, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग डीपली नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग डीपली नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये दोनों का मतलब जनरली हम लोगों को पता होता है। तो बचा हमारे पास क्या इस चैप्टर के लिए? सिर्फ चार प्रोसेस, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आया? यानी इस चैप्टर में ये चार को हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तब जाकर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद नया चैप्टर आ जाएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसलिए इस चैप्टर में इसको नहीं पढ़ेंगे। फिर नया चैप्टर आएगा रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, तो उसमें और डीपली इसको पढ़ेंगे। तो समझ में आया कि लाइफ क्या होता है? समझ में आया? और लाइफ को चलाने के लिए कौन कौन से ये प्रोसेसेस होते हैं? समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? पक्का पक्का किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, अच्छा कोई लिख रहा है तो जल्दी से लिख लो। हाँ, बुक में तो सब लिखा रहता है।
अमन, तुमको अभी तक जितना बताया वो समझ में आया? ठीक है। हो गया?
अमन तुमको आवाज आ रहा है? अमन अमन आवाज आ रहा है? अमन आवाज आ रहा है? सना आवाज आ रहा है? ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर इंसान सो भी रहा है तो उसका ब्रेन का एक पार्ट तो काम कर ही रहा होता है, तभी तो वो ड्रीम देख रहा है, तभी तो वो ड्रीमिंग कर रहा है। बात अलग है, सोते सोते कभी भी सपना में वो कैलकुलेशन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट सो रहा होता है ना, वो आराम कर रहा होता है। यानी अर्थमेटिक जो वर्क होता है हमारे ब्रेन के अंदर, कैलकुलेशन वाला वर्क जो होता है वो सोने के समय सही में सो जाता है। आधा ब्रेन सोया होता है और आधा ब्रेन जगा हुआ रहता है ना। क्यों जगा रहता है? कि मान लो कोई आकर तुमको उठाए तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है तुरंत। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के मेंटेलिटी या किस तरह के सोच रख के रखे। अभी तक पूरा क्लियर हुआ नहीं है कि ड्रीम असलियत में क्यों आता है और कैसे आता है ना। जनरली हाइपोथेसिस है, जो कि मैं आई थिंक तुम लोग से डिस्कस किया भी हूं। हाइपोथेसिस बस यही है कि जो दिन भर में सोचे या जो हमारे साथ पहले कभी घटा है, तो उस सब को तोड़ ममोड़ जोड़ करके रात में परोस दिया जाता है ना। उसी में ही हम लोगों को ऐसा लगता है। और कुछ कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी हाइपोथेसिस है, जो तुम लोगों ने बताया था हाइपोथेसिस है, ये साइंटिस्ट का सोच है कि जब हम लोग रात में सोते हैं तो हम लोग की आत्मा हमारे बॉडी से निकलती है और वो जहां जहां जाती है वहां का इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक भेजती है। समझ में आया? तो ये भी हाइपोथेसिस है, बहुत तरह का रिसर्च हुआ है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं पता कि ये ड्रीम हम लोग देखते क्यों हैं। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग सो रहे हैं, सोने के दौरान भी हमारी एनर्जी क्या होती है? यूज्ड अप हो जाती है ना। क्यों? सो हम लोग रहे हैं, हम लोग रेस्ट के लिए सो रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो ब्लड है, ब्लड तो चल रहा है ना, ब्लड तो लगातार चल रहा है, हार्ट तो हमेशा काम कर रहा है ना, ब्रेन का आधा पार्ट तो हमेशा काम कर रहा है, तो उसमें भी एनर्जी की जरूरत पड़ती ही है ना। हमारी एनर्जी यूज अप हो जाती है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या? हाँ देखो हमारे इंस्टाग्राम पे बोलो बोलो। नहीं देखो, असलियत में होता क्या है कि जब इंसान का कोई डेथ होता है तो हमारे बॉडी का बहुत सारा सा पार्ट है ना, कुछ कुछ घंटों के लिए जिंदा रहता है। जनरली जो हमारा आईज है वो 6 घंटा तक, 6 आवर तक वो लाइव रहता है। अगर उस 6 आवर के अंदर अंदर, वो 6 घंटा के अंदर अंदर अगर उस पर्सन का आंख निकाल करके ट्रांसप्लांट कर दें, दूसरे के आंख में लगा दें, तो वो एज विजुअल ऐसे ही काम करने लगेगा। लेकिन ये करना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं होता, बहुत तेजी से करना पड़ता है, इसलिए सबके बस का बात नहीं है। और हम लोग के पास इतने ज्यादा भी इक्विपमेंट नहीं अभी आए हैं, उसको करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इनफैक्ट हम लोग का हार्ट जो होता है उसको भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि जो किसी का डेथ हो रहा है तो वो हार्ट पेशेंट के कारण नहीं हो रहा है, कोई दूसरे कारण से। क्योंकि अगर हार्ट अटैक ही आ गया तो उसी समय हार्ट रुक गया, तब आप उसको क्या आफ्टर इफेक्ट भी दोगे तो वापस उसका रिद्म आने में दिक्कत हो जाता है। समझ में आया? तो उसी तरह हमारे बॉडी का बहुत सारा पार्ट जो है वो कुछ समय तक जीवित रहता है। अब वो जो जीवित रहता है तो उसमें ये बोला जाता है कि आफ्टर इफेक्ट आता है, आफ्टर इफेक्ट, जिसको हम लोग रिवाइंड सोचते हैं। हाँ, ब्रेन ऐसा समझ लो कि कुछ मिनटों के लिए ही जिंदा रहता है, ब्रेन कभी ट्रांसफर अभी नहीं हो सकता। अभी तक साइंटिस्ट लोग, यही तो बोल रहा हूं ना, ब्रेन को ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ब्रेन के बारे में हम लोग को पूरा इंफॉर्मेशन है ही नहीं आज तक। हम लोग जितना डीप किडनी और हम लोग बॉडी के जितने भी सबके बारे में समझ चुके हैं ब्रेन को छोड़कर। क्यों? क्योंकि ब्रेन में 90% वाटर है। अरे कोई सामान हो, कोई तत्व हो, तब तो उस पर रिसर्च करें। सिर्फ पानी भरा हुआ उसमें, कैसा पानी? आयंस वाला पानी, सॉल्ट वाला पानी भर भर के। हमारे पूरे बॉडी में 70% वाटर होता है,
पूरे बॉडी में अगर परसेंट देखा जाए तो 70% वाटर होता है, और ब्रेन में अगर सिर्फ देखा जाए कि ब्रेन में पानी कितना है ना, और उसको परसेंट में बटा जाए तो 90% वाटर ही है। सोच लो, यानी हमारा ब्रेन पूरा पानी से चल रहा है, सिर्फ 10% उसमें दूसरे मटेरियल्स हैं, 90% तो वाटर ही है। बताए ना, आयोनिक पानी, आयंस वाला पानी, वही आपस में हमारे काम कर रहा है। नहीं पता किस तरीके से काम कर रहा है, साइंटिस्ट लोग तो लगे पड़े हैं। बाहर वाला पार्ट तो बता दिए, लेकिन अभी भी डीप बात नहीं बता पाए। ठीक है, तो आते हैं चैप्टर पे। तो देखो न्यूट्रिशन क्या हुआ, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि हम लोग क्या ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, है ना। हम लोग क्या ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स, मतलब पौष्टिक आहार, यानी पोषण, है ना, इसको हम लोग पोषण कहते हैं। और ये पोषण कैसे मिलता है, पौष्टिक आहार से, यानी न्यूट्रिएंट से, है ना। बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम लोग जानते हैं ना। न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, विटामिन, मिनरल, समझ में आ रहा है, फैट्स, ये सब क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में यूज्ड होता है अलग अलग। अब जैसे तुम ही लोग यहाँ बैठे हुए हो तो सबको अलग अलग खाना पसंद है ना। किसी को बिरयानी पसंद है, किसी को रोटी, किसी को चावल, किसी को अलग अलग चीज, किसी को आइसक्रीम, किसी को खाना को छोड़ करके सिर्फ चिप्स कुरकुरे दे दो वही पसंद है, समझ में आ रहा है, सबको अलग अलग। किसी को डोसा बहुत पसंद है, किसी को डोसा बिल्कुल पसंद नहीं, किसी को भूसा पसंद है, जब भूसा खाएगा तब खाना जाएगा, है ना। ये तो होता है बहुत लोगों का अलग अलग, है ना, कि घर में उनका दोस्त चलता है, यानी 12 बज गया तो पापा से लग गया भूसा, हाँ अब भूख लग रहा है हमको, खा लेते हैं, है ना। तो वो दूसरी बात हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे पर्सन अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, पसंद अलग अलग है, तो वैसे हमारे बॉडी के अंदर पार्ट जितने भी सेल्स हैं उनको भी अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए, समझ में आया। किसी को विटामिन चाहिए, किसी को मिनरल चाहिए, किसी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, किसी को फैट्स चाहिए, सबको अलग अलग चीज चाहिए। अगर मैं बात करूं बोन की, है ना, अगर मैं बात करूं अपने बोन की, अगर हड्डियों की बात करूं तो हड्डी को फैट नहीं चाहिए, कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, उसको कैल्शियम चाहिए। अब ये कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम एक तरह का विटामिन मिनरल्स के ग्रुप में आता है, समझ आया, उसको विटामिन चाहिए। अगर मैं बात करूं ब्लड की, तो ब्लड को क्या चाहिए, ब्लड को आयरन चाहिए। आयरन कहां से मिलता है, विटामिन से, समझ में आ रहा है। और ये सब कहां मिलता है हम लोगों को, अगर विटामिन मिनरल्स अगर तुम्हें चाहिए तो सिर्फ वो दो ही तरह के फ्रूट्स में मिलता है, एक है वेजिटेबल और एक है फ्रूट। भर भर के इनमें विटामिन एंड मिनरल्स भरा रहता है। अगर आपको अपने बॉडी में आयरन की कमी नहीं होने देनी, ब्लड की कमी नहीं होने देनी, तो बीट रूट, चुकंदर खाना शुरू कर दो, है ना। अगर वो खाना शुरू कर दोगे तो फिर खून की कमी कभी नहीं होगी, है ना। और खून की कमी नहीं होगी तो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से होगा, यानी खाना जो खाओगे बहुत अच्छे से पचेगा भी और लगेगा भी, समझ में आ रहा है। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग खाना को लेते हैं, लेकिन खाना मतलब ऐसा नहीं कि मिट्टी खा ली, बचपन में बहुत लोग मिट्टी खा लेते हैं, अब उस मिट्टी से हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, बीमारियां मिल जाती हैं। लेकिन न्यूट्रिशन में क्या लेते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब ये न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, अभी जैसे मैंने बताया, है ना। कार्ब्स होते हैं, पूरे कार्बोहाइड्रेट को शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स बोलते हैं, है ना। और ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो भर भर के मात्रा में हर तरह के फूड में होता है। अगर आप रोटी खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट है, चावल खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट है, दाल खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, चर्बी, पता होगा अच्छे से कहां कहां भरा होता है ना। तो अगर वो इंसान खा रहा है तो उसको भर के क्या मिल जाता है, कार्ब्स और फैट्स मिल जाते हैं, समझ में आ रहा है। डाउट है किसी को, पक्का ना। और विटामिन एंड मिनरल्स तो हम लोग को पता चल गया कहां से मिल जाता है, समझ में आ रहा है। विटामिन एंड मिनरल्स हम लोग को मिनरल्स पानी से ही मिल जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मिनरल पानी पीना चाहिए, है ना। मिनरल युक्त पानी पीना चाहिए जिसमें मिनरल्स एडेड हो। आजकल तो हम लोग को पानी मिलना मुश्किल हो गया है, तो डीप बोरिंग करके जो पानी निकालते हैं उसमें मिनरल ऐड क्या करेंगे हम लोग। और जो बाहर वाले से आते लाते हैं तो वो लोग जानबूझ के मिनरल्स कम कर देते हैं, क्योंकि मिनरल्स अगर पानी में रहेगा तो पानी जल्दी खराब हो जाता है, बस यही उसका प्रॉब्लम है, पानी सड़ जाता है जल्दी। और जानते हो कि बाहर वाला जो पानी देने वाला जो आता है वो लोग जानता है कि एक पानी जो है वो 3 से 4 दिन चलाना है हमको, और 3 से 4 दिन कब चलेगा, जब उसके अंदर मिनरल्स बहुत कम कर दिए जाएंगे। तो वो जो हम लोग पानी पीते हैं बस नाम का पी लेते हैं, मिनरल्स नहीं मिल पाता, समझ में आया। हाँ, बहुत सारे लोग अपने घर में एक्वागार्ड लगा के रखते हैं, है ना। तो उसमें हो सकता है कि उनको अच्छी मात्रा में क्या मिल जाए, मिनरल्स मिल जाए, क्योंकि टीडीएस का लेवल 70 से लेकर 90 के बीच में रखना पड़ता है, तो मिनरल्स हमारे पास अच्छे से मिलेगा। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और न्यूट्रिएंट्स अभी हम लोग देखिए बहुत तरह का ग्रुप है, तो उसी तरीके से सारा का सारा चीज हमारे बॉडी में जाना चाहिए। इसलिए हम लोग का जो थाली होता है दोपहर का, सुबह का, रात का, वो एकदम रंग बिरंगा होता है, अलग अलग तरह का होता है जनरली।
लेकिन हम लोग अपना लाइफ स्पैन इतना ज्यादा फास्ट कर लिए हैं कि सिर्फ एक सब्जी और एक रोटी में ही काम चला देते हैं। कौन 10 तरह का थाली लेके बैठेगा, उतना टाइम लगाएगा। इसलिए एक ही तरह का खाते हैं और काम हो जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि भाई उतना खा लेने से काम चलेगा क्या हमारी बॉडी में? नहीं चलता। इसलिए क्या हो जाता है? डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। समझ में आ रहा है? क्या हो जाता है? हो जाता है कमी, क्योंकि हमारे बॉडी को वो सारे चीज नहीं मिल पाते। तो बाद में हम लोग को लेना पड़ता है क्या? हम लोगों को लेना पड़ता है विटामिन की गोली। समझ में आ रहा है? यही कारण है, क्योंकि हम लोग का थाली हरा भरा नहीं रह पाता, खाली खाली रहता है, या सिर्फ हम लोग सिर्फ एक ही तरह का फूड खा रहे होते हैं। अब इसमें मन का बहुत बड़ा रोल होता है। मन और आंख, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जहां देख लिया करे ना, कभी नहीं छुएगा। और दूसरा मन, अगर कभी अच्छा भी खाना है, आपका बहुत ही फेवरेट फूड भी बना हुआ है और आपको मन नहीं है, मन नहीं है, तो भी आप उस चीज को नहीं छुओगे। तो ये दो लोग ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, एक आंख और एक मन। अगर ये दोनों आपके कंट्रोल में हो जाए ना, तो आपको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? तो न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए हम लोग को भरपेट अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं बताया था कि सारे जितने यहां बैठे हुए हैं सबको फूड अलग अलग पसंद है, तो उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है उनको भी अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पसंद है। समझ में आ रहा है? किसी को कार्बोहाइड्रेट, किसी को फैट्स, किसी को विटामिन, किसी को रफेज, है ना, किसी को मिनरल्स। ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उनको जरूरत पड़ता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो न्यूट्रिएंट्स में लिखवा दूं क्या? तो पढ़ लेना, ठीक है? तो यहां तक समझ में आ गया? डाउट है? किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे इसका आगे वाला पार्ट, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे मोड्स, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ध्यान देना, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो दो मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, ठीक है। दो होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, और एक कौन सा होता है? हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। दोनों को ध्यान से समझ लो। ऑटो, अब यहां पर ये ऑटो नहीं है, यहां पर ऑटो का मतलब क्या हो गया? यहां ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, खुद से। और ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन, ठीक है। यहां पर हेट्रो, हेट्रो का मतलब क्या होगा? डिपेंडेंट, ठीक है। और ट्रॉपिक का मतलब क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन। अब मुद्दा आता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक में आता है, क्योंकि खाना तो खुद से बना रहा है, मेरी मम्मी मेरे पापा खुद से खाना बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, खुद से खाना नहीं बनाते, वो तो खाना लेकर आ रहे हैं, बस पका रहे हैं। हमारे मम्मी पापा जो है वो खाना बना नहीं रहे, खाना पका रहे हैं, है ना। स्टेटमेंट थोड़ा गलती कर देते हैं हम, बनाना और पकाना दोनों को सेम समझ लेते हैं। समझ में आ रहा है? बात अलग है, कोई बोलता है अरे मेरे को पका रहा है या मेरे को उल्लू बना रहा है, दोनों चीज हो जाता है, दोनों में वही चीज। लेकिन ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? ऑटोट्रॉपिक का मतलब जो हम लोग खुद से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, है ना। अगर हम लोग खुद से न्यूट्रिशन बना रहे हैं, यानी न्यूट्रिशन मतलब फूड बना रहे हैं, तो वैसे वैसे न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही करते हैं। यानी अगर ग्रीन प्लांट नहीं है तो वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं बना करेंगे, वो खुद से खाना नहीं बना पाएंगे। यानी प्लांट जो होते हैं, गलती, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो खुद से खाना बनाते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक मतलब डिपेंडेंट कौन है? हम लोग डिपेंडेंट, है ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये लोग हेटरोट्रॉपिक के ग्रुप में आते हैं। कौन से ग्रुप में? हेटरोट्रॉपिक के ग्रुप में आते हैं, क्योंकि ये दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट। किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट पे। समझ में आ गया? अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स यानी हेटरोट्रॉपिक भी तीन तरह के होते हैं जनरली, ठीक है। तीन तरह के होते हैं, है ना। जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी जनरली हम लोग अगर देखा जाए, इसका भी अगर हम लोग तीन भाग देखा जाए, तो इसमें भी तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं
एक होते हैं कार्निवोर, एक होते हैं हर्बीवोर, है ना, और एक होते हैं ओमनीवोर, है ना, जो कि बोल सकते हैं कि ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। ठीक है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि ह्यूमन बींग से 3 फेज में होते हैं, लेकिन अगर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर बात करें तो वो 3 तरीके से लेते हैं। उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा सेप्रोट्रॉपिक, है ना, पैरासाइटिक और होलोजोइक। समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है कि जो हेटरोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट, है ना। अब इसमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। किस तरीके से? देखो, दूसरे पे डिपेंडेंट होना, ठीक है, अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे पहला बताता हूं कौन सा है, सेप्रोट्रॉपिक। ठीक है, पहला क्या है, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। याद रखना, जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये मतलब कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन किस पे? डेड एंड डिके पर। जो एकदम सड़ गए, गल गए, उस पे ये लोग डिपेंडेंट होते हैं। ये भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो दूसरे पे जो डिपेंडेंट होते हैं उसको ओवरऑल क्या बोलते हैं हम लोग? हेटरोट्रॉपिक। लेकिन दूसरे के क्या चीज पे डिपेंडेंट होते हैं? डेड एंड डिके पार्ट। यानी उसका जो मल होता है, उसका सड़ा हुआ जो पार्ट होता है, अगर उसको खा के जीवित होते रहते हैं तो उन ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग सेप्रोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। समझ में आए? पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ऑर्गेनिज्म। समझ में आए मेरी बात? यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिके पार्ट को खाए, वैसे ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। हाँ बोलो। साइंस तो नहीं बोलता। तो डेड और डिके पार्ट जो होता है उसको अगर खाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉपिक। इसमें नॉर्मली कौन आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं बैक्टीरियाज, है ना, फंगी। फंगी और बैक्टीरियाज इसमें जनरली आ जाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा बोलो। सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिके पार्ट को खाएं। डेड और डिके मतलब जो सड़ गया, गल गया, मर गया, उसको जो जाकर खा रहे हैं, है ना, उसको भी तो खाना बहुत जरूरी है। इसको एक नॉर्मल भाषा में स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं, है ना, जैसे वल्चर्स हो गया, है ना, हाइना हो गया। जैसे शेर, शेर तो एकदम ताजा पकड़ के खाता है, खा लिया, खाने के बाद क्या? खाने के बाद जो उसका बचा हुआ पार्ट है, अब उसको कौन खाएगा? तो उसको हाइना, चाहे वल्चर, ये लोग खा लेते हैं और उसको पूरा खत्म कर देते हैं। समझ में आया? तो ये लोग भी हमारे बॉडी, हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और भी 3 तरह का होता है, जिसमें पहला क्या हो गया? सेप्रोट्रॉपिक। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो गया? नेक्स्ट है पैरासाइटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पैरासाइटिक। अब ये पैरासाइटिक क्या होते हैं? पैरासाइटिक का मतलब होता है जो दूसरे के बॉडी में चले जाएं और उनका खाना खाएं। दूसरे के बॉडी में चले जाएं और उनका खाना खाएं। जैसे टेपवर्म, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है टेपवर्म। ये नॉर्मली बच्चों के पेट में हो ही जाता है, छोटा छोटा कीड़ा होता है ना, जो पेट में जनरली बच्चों के पेट में या बड़ों के भी पेट में हो जाता है। लेकिन बात अलग है कि बड़ों में ना वो जल्दी मर जाता है, क्योंकि उस समय HCl बहुत अच्छे से काम करता है। हमारे हमारे एब्डोमेन में, हमारे पेट के अंदर एक HCl नामक एसिड होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, है ना। और ये एसिड क्या करता है कि उसके अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल कर देता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आया? तो बड़ों में तो नहीं हो पाता, वो बैक्टीरिया मर जाता है, लेकिन बच्चों में वो HCl उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, इसलिए बच्चों में वो कीड़ा बहुत अच्छे से काम करता है। तो वो क्या करता है? वो हमारे बॉडी में जाकर के जो भी बच्चा खाना खा रहा है वो उसको पूरा खा लेता है। अब उसकी मम्मी सोच रही थी कि हम तो पौष्टिक आहार खिला रहे हैं अपने बच्चे को, लेकिन मेरे बच्चे में वो पौष्टिक आहार तो लग ही नहीं रहा है, यानी लगता है कि खाना फेंक दे रहा है, लेकिन फेंक नहीं रहा है, असली में वो खा तो ले रहा है, लेकिन वो खाना इसके बॉडी में ना जाकर के कहां चला जा रहा है? उस टेपवर्म में चला जा रहा है ना। दीमक का नाम सुने होंगे, दीमक। दीमक किस पे लगा रहता है? पेड़ पे लगा रहता है, और पेड़ से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो वो भी एक तरह का क्या हो गया? पैरासाइटिक, जो दूसरे के शरीर पर चिपके और उससे क्या निकाल ले? उसका न्यूट्रिएंट्स, और उसको कुछ ना दे। समझ में आ रहा है? और वही वो अपने बॉडी को क्या करेगा? डेवलप करेगा। यूएसए में कोई ऐसी महिला थी जिसके बॉडी से 38 केजी पैरासाइट निकला था, टैपवर्म। बताए थे? सोच लो। अब बता तो दिए। हाँ, उस औरत तो बहुत मोटी थी,
अब उसका वेट नहीं बताया, बस इतना बताया, बहुत अजीब सी बात है। तो समझ में आया पैरासिटिक क्या है? डाउट है? समझ में आया ना? तो इसमें जो जनरल एग्जांपल आता है वो क्या आता है? टेप वॉर्म। ठीक है, टेप वॉर्म जो होते हैं, ठीक है, जो टेप वॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं? वो दूसरे होस्ट के बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है, और उन्हीं के बॉडी में रह करके मस्त उनका खाना खाते हैं और उनको कुछ भी नहीं देते, उनका न्यूट्रिएंट्स पूरा ले लेते हैं। तभी देखना बहुत सारे लोग क्या होता है, बोलते हैं कि हाँ पेट में कीड़ा है तो पेट में कीड़ा का दवा दे देते हैं। तो ध्यान देना, डॉक्टर भी बहुत तेज होता है, वो लोग क्या किस तरीके से दवा देता है? वो लोग दवा देते हैं, बोलते हैं कि पहले चॉकलेट खाना तब जाकर दवाई खाना। क्यों? क्योंकि ये जो टेपवन होते हैं ना, वो दिमाग लगाते हैं, वो देखते ही पता लगा लेते हैं कि कौन सा खाना मेरे यूजफुल है और कौन सा नहीं। करेला वरेला उनको भी पसंद नहीं, तो करेला आ रहा है तो बैठे रहेंगे अपने घर में, नहीं निकलेंगे, है ना? तो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं कि इसको पहले जब तक निकालेंगे नहीं तब तक दवा कैसे आएगा, है ना? तो उनको पहले निकलवाना पड़ता है, घर से बाहर निकालना पड़ता है ना? तो घर से बाहर निकालने के लिए क्या बेचते हैं? चॉकलेट। तो ऊपर से चॉकलेट आता है, तो जैसे देखा क्या चॉकलेट है ना? चॉकलेट आ रहा है तो क्या करते हैं, अब यहां से जैसे चॉकलेट है, जैसे ही निकला तुरंत उसके बाद वो दवा खा लिया। अब ये चॉकलेट खा ही रहा था कि ऊपर दवा आ गया, बेचारा मर गया। छुपता कहां? हमारे बॉडी में, मतलब एब्डोमेन। हाँ, एब्डोमेन के सेल पे चिपक जाता है हमारे, जहां पर HCl नहीं आ सकता, है ना? HCl देखो जब निकल रहा होता है, ऐसा नहीं कि पूरा पेट में वो हमेशा रहता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वो एकदम हमारा ब्रेन सोच समझ के निकलता है। अगर आप इतना खाए हो तो इसी के हिसाब से HCl निकलता है। ऐसा नहीं है कि खाए इतना और HCl निकल गया इतना, ऐसा नहीं है। एकदम हिसाब से जितना खाओगे उतना ही HCl निकलता है हमारे बॉडी में। जहां से HCl निकलता है वहां पर ये लोग नहीं रहते, अपोजिट साइड में रहते हैं, क्योंकि जानते हैं HCl की तरफ रहेंगे तो हम तो मर ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो पैरासिटिक समझ में आ गया? कोई डाउट है पैरासिटिक में? अच्छा, तीसरा जो है वो क्या है? होलोजोइक। क्या है? होलोजोइक। इसमें आते हैं हम लोग, इसमें आते हैं ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग भी तो दूसरे पे डिपेंडेंट है, हम लोग भी तो प्लांट पे डिपेंडेंट है। लेकिन होलोजोइक का मतलब क्या होता है? होलोजोइक का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दें। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट कर दें, मतलब बड़े बड़े मटेरियल को छोटे छोटे मटेरियल में कन्वर्ट कर दें, जो कि हम लोग अपने दांत की मदद से करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? इतना हार्ड हार्ड खाना खाते हैं। हार्ड हार्ड खाने का मतलब तुम लोग अच्छी तरीके से जान गए होंगे, है ना? हार्ड हार्ड खाना खाते हैं, है ना, और उसको पचाते भी है ना? बड़ा बड़ा मटेरियल को छोटे छोटे मटेरियल में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है, मतलब ये दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? जो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको किसमें? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब जाकर उसको बॉडी में पचाते हैं। अब जैसे मान लो तुम गुपचुप खाए, तो गुपचुप इतना बड़ा मात्रा था, उसमें बहुत सारे मटेरियल थे, अब वो हमारे बॉडी हमारे माउथ में गया, उसको अच्छी तरीके से च्यू किए, चबाए, चबाने के बाद वो हमारे बॉडी में गया, तो वो तो कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स मिले हुए थे। अब हमारा पेट क्या किया? हमारा एब्डोमेन क्या किया? उसमें से एक एक न्यूट्रिशन बाहर निकाला और उसको यूज किया। इसलिए हम लोग बोलते हैं होलोजोइक। ये लोग तो एक ही तरह का न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? एक निवाला में, अब मान लो कि दाल चावल अचार और तरह तरह का जब सब्जी लेकर बैठे तो एक निवाला में वो सारा चीज रहता है, दाल भी रहता है, चावल भी रहता है, सब्जी भी रहता है, अचार भी रहता है, बहुत सारा चीज रहता है। तो एक निवाला में कार्बोहाइड्रेट भी गया, विटामिन भी गया, मिनरल भी गया, बहुत तरह का चीज गया, चला गया, तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स फूड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स को आप अच्छे से चबाए, क्योंकि चबाएंगे नहीं तो उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स निकलेगा नहीं। असलियत में जब चावल है ना, तो चावल का न्यूट्रिएंट उसके सरफेस पे नहीं है, उसके अंदर है। अगर दाल है ना, तो दाल का न्यूट्रिएंट उसके सरफेस पे नहीं है, उसके अंदर है। इसलिए बोला जाता है चबा चबा के खाओ, क्योंकि जैसे हम चबाएंगे तो वो टूटेगा, और टूटेगा तभी तो अंदर से वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो निकलेगा। तो हम लोग जब चावल खाए तो बहुत तरह का चावल था और बहुत तरह का दाल था, बहुत तरह मटेरियल था, तो वो कॉम्प्लेक्स था। जब उसको हम लोग खाए, चबाए, तो उसके अंदर बहुत सारा क्या निकला? विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स निकला। अब वो न्यूट्रिएंट्स हमारा सेल एक एक करके जिसको जो चाहिए था वो लेकर चला गया। तो यानी क्या किया कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होलोजोइक बोलते हैं। समझ में आ गया? तो हेटेरोट्रॉपिक 3 तरह के होते हैं। पैरासाइटिक जो डेड और डीके को खाए, सैप्रोफाइटिक जो डेड और डीके को खाए, जैसे फंगी और बैक्टीरिया हो गया, है ना? पैरासाइटिक जो दूसरे होस्ट के बॉडी में चले जाए और उसका पूरा न्यूट्रिएंट्स
ले ले, समझ में आया? तो उसको हम लोग पैरासाइटिक बोलते हैं। या तुम लोग देखोगे कि कुछ कीड़े होते हैं ना जो गाय या बफेलो ये सब लोग उनके शरीर पर चिपक जाते हैं, लीच जिसको हम लोग बोलते हैं ना, लीच। वो क्या करते हैं, उसके शरीर से खून चूसते हैं, है ना? तो आखिर वो लोग भी किसी ग्रुप में आएंगे? पैरासाइटिक में आते हैं। समझ में आ गया? और नेक्स्ट क्या है? होलोजोइक। होलोजोइक समझ में आ गया? जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। होलोजोइक के अंदर 3 आते हैं जो बड़े बड़े पार्ट को छोटे छोटे में कन्वर्ट करते हैं। इसके ही अंदर आते हैं क्या? कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनीवोर। समझ में आया? कार्बिवोर का मतलब जो फ्लैश खाएं यानी मीट, समझ में आया? हर्बीवोर, हर्ब मतलब घास, है ना, जो घास पत्ती ये सब खाएं। ओमनीवोर मतलब जो दोनों चीज खाएं। तो ह्यूमन जो होते हैं वो घास भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। घास का मतलब जो धनिया पत्ता, नाम ही है धनिया पत्ता, कोरिएंडर जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना? तो धनिया पत्ता खा ले रहे हैं। अब पत्ता में नहीं पता, साग भी खा रहे तो वो भी, है ना? तो तरह तरह का हम लोग पत्ता भी खा लेते हैं। तो समझ में आ गया? तो न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, डाउट? इसको डाउट है? पक्का सबको समझ में आ गया ना? ठीक है। हाँ हाँ, ये इसका एक जनरल एग्जांपल बताया। क्या? ग्रीन प्लांट तो खाना खुद से बनाता है। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्पेशली ग्रीन प्लांट। यहाँ पर दूसरे पर डिपेंडेंट कौन है? वो जो ग्रीन प्लांट नहीं, प्लांट तो है इसमें, तो वो प्लांट जो ग्रीन नहीं है, बाकी वो तो डिपेंडेंट ही है ना। नहीं समझ में आया? लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल दोनों आए, है ना? लेकिन प्लांट में स्पेशली जो ग्रीन प्लांट था उसको हम अलग कर दिए, उसको अलग कर दिए। तब यहाँ पे कौन बचा? सिर्फ प्लांट। कौन सा प्लांट? जो ग्रीन नहीं है, और एनिमल्स। नहीं समझ में आया? समझ में आया? तो वो तो डिपेंडेंट ही है दूसरे। क्लियर है? ये फ्लो चार्ट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? ठीक है। अमन तुमको समझ में आया? तुमको समझ में आया? ठीक है, फिर आज का क्लास नहीं है और नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है?